हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो पब्लिश किया था हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। उसमें हमने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं: व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, क्वांटिटी टू बाय एंड व्हेन टू सेल। तो उस वीडियो में हमने मोस्टली बाइंग के बारे में बात की थी, सेलिंग के बारे में नहीं बात की थी। और हमने आपसे कहा था कि हम सेलिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सेलिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, अगर आप ज्यादातर इन्वेस्टर से बात करेंगे तो उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो स्टॉक्स तो पिक कर लेते हैं, उसमें पोजीशन भी बना लेते हैं, उसमें प्रॉफिट भी आ जाता है। फिर वो देखते हैं कि अचानक से उसमें करेक्शन शुरू हो गया और जो वो प्रॉफिट उनके हाथ में था वो भी वो लूज कर देते हैं, और साथ में देखते हैं कि उनके स्टॉक्स लॉस में चले गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बाइंग तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई एग्जिट की स्ट्रैटेजी नहीं होती है। जैसा कि आज के दौर में आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने 3 साल 4 साल पहले प्रॉफिट बनाया था, उनके पोर्टफोलियो 2019 के एंड तक शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दे रहे थे, और आज की सिचुएशन में वो सब 30% 40% लॉस पे बैठे हुए हैं। और आज वो सोच रहे हैं कि काश हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अब देखिए, अगर उनके स्टॉक्स में रिकवरी अगर होती भी है तो उसे रिकवर करने में कई साल लग जाएंगे, और अगर वो रिकवर करके बेस प्राइस तक पहुंच भी जाएं तो वो अपने आप को लकी समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ सेलिंग स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिसको यूज करके आप अपने स्टॉक्स की एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इससे पहले कि हम एग्जिट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करें, दोस्तों हम थोड़ा बात करते हैं कि ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट होते हैं या जानकार लोग होते हैं, ये किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टिंग को एक सिंपल रूल में स्पेसिफाई करके बताएं तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि बाय व्हेन द स्टॉक इज अंडर वैल्यू एंड सेल व्हेन द स्टॉक इज ओवर वैल्यू। ऑफ कोर्स इसके साथ आपको और भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वैल्यू और प्राइस क्या होता है। प्राइस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस रेट पर बेची खरीदी हो रही है वो प्राइस हो गया, वो आपको एक्सचेंज में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन वैल्यू पता करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। मान लीजिए आप एक जूस की दुकान पे जाते हैं और आप उससे पूछते हैं कि जूस का रेट क्या है, वो आपको बताता है कि 50 रुपए ग्लास। अब आपको ये डिसाइड करना है कि प्राइस तो आपको पता चल गया 50 रुपीज है, पर इसकी वैल्यू क्या है। तो आप देखेंगे, ठीक है, एक ग्लास जूस में मान लीजिए वो 2 ऑरेंजेस डालता है, एक ऑरेंज 15 रुपीज़ का है, तो 2 ऑरेंज हो गए 30 रुपीज़। आप साथ में बोलेंगे कि ठीक है, वो अपनी मेहनत कर रहा है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ये सब मिला के और 10 रुपये जोड़ लो, तो आप देखेंगे चलो 40 रुपीज़ हो गया। तो आपको ये लगेगा ठीक है, इसकी वैल्यू जूस की 40 रुपीज़ है, प्राइस इज 50 रुपीज़, ठीक है, आई कैन ड्रिंक दिस जूस। वहीं आप अगर किसी दूसरे बड़े शॉप में जाते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं, वहां पे आपको वही जूस 200 रुपीज का मिलेगा। तो आप वहां भी उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि चलो ठीक है, यहाँ पे हो सकता है उसने जो ऑरेंजेस अच्छे क्वालिटी के लगाए हुए हैं, शायद वो 25 रुपीज का एक ऑरेंज होगा, तो 25 प्लस 25 50 रुपीज ऑरेंज हो गए, साथ में उसका रेंट हो गया, ये हो गया। आप शायद इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि शायद इस जूस की वैल्यू 70 to 80 रुपीज है, लेकिन हम प्राइस क्या पे कर रहे हैं, हम 200 रुपीज पे कर रहे हैं। सो दिस इज अ हाईली ओवर वैल्यूड सिनेरियो। लेकिन दोस्तों, जब आप स्टॉक की वैल्यूएशन करने आते हैं तो वो ये मैटर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। क्यों ट्रिकी हो जाता है? पहली बात तो ये कि आपको डेटा आसानी से नहीं मिलेगा, और जो डेटा मिलेगा वो डिलेड होगा, क्योंकि देखिए, कंपनी का डेटा हर क्वार्टर आता है और ईयरली आता है, और आपके हाथ में पहुंचते पहुंचते 2 से 3 महीने का डिले हो जाता है। तब तक तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऑलरेडी पोजीशन बना चुके होते हैं, क्योंकि उनको अंदर की खबर होती है। दूसरी बात, जो डेटा आपके पास आता है उसकी रिलायबिलिटी पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब देखिए, आप यस बैंक की अगर बात करिए, 3 साल पहले उसकी बैलेंस शीट तो सब अच्छी थी, सारे पैरामीटर्स अच्छे थे, तो आज वो बैंक क्यों बंद हो गया? इसलिए जो आम लोग हैं वो ज्यादातर सिनेरियो में स्टॉक की एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी रिसर्च कर लें, कितना भी डेटा माइनिंग कर लें, लेकिन वो स्टॉक की सही वैल्यू कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? हम कैसे फिर अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी बनाएं? तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन ये है कि हम प्राइस को यूज करके ही
एग्जिट स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि प्राइस हर किसी के पास अवेलेबल है। अगर आपको याद होगा, जब हमने बाइंग बताया था आपको, वो भी हम प्राइस के बेसिस पर ही हमने आपको बताया था। अब एग्जिट स्ट्रेटजीज पे जाने से पहले एक और चीज के बारे में हम बात करना चाहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टॉक्स को खरीद लो और उसे कभी मत बेचो और 20 साल 25 साल तक रखे रहो। दोस्तों 5-7 साल में तो कितने सेक्टर बर्बाद हो जाते हैं। आप देखिए 2004 से 2008 तक रियल एस्टेट सेक्टर इतना हॉट था, उसके बाद वो बर्बाद हो गया। एक ज़माने में एयरलाइन सेक्टर इतना स्ट्रांग होता था, आज देखिए वो कहाँ गर्त में पड़ा हुआ है। कुछ साल पहले फार्मा सेक्टर को कोई पूछता नहीं था, आज उसका बोलबाला चल रहा है। तो हर 4-5 सालों में डायनेमिक्स बदलते रहते हैं। तो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी बहुत रिस्क होता है। आप देखिए 800 रुपए का रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर आज 80 पैसे पे है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया उस जमाने में, आज उनका तो पूरा पैसा डूब गया। ऐसी सैकड़ों कंपनियां आपको मिल जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म, जो वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है कि खरीद के भूल गए, ये सिर्फ तभी काम करता है या तो आप लकी हैं, सही सेक्टर पे सही स्टॉक पे अपने पैसा लगा दिया, या फिर एक सेक्युलर बुल रन चलता है, जैसा कि जापान में चला था 30 साल का बुल रन, या अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बुल रन चला था। तो जब उस तरीके की परिस्थिति होती है तब ठीक है, आप उसे 10 साल 15 साल जब तक बुल रन चल रहा है आप होल्ड कर रहे हैं और सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तब तो वो स्ट्रेटजी चल जाएगी। लेकिन पिछले 8-10 सालों में कहीं पे भी कोई सेक्युलर बुल रन नहीं चल रहा है। ठीक है, 15-20%, 30% मार्केट्स रिटर्न दे रहे हैं, बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बुल रन। तो दोस्तों बहुत ज्ञान हो गया, अब आइए हम एग्जिट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। एग्जिट का रूल नंबर 1, जिसे हम कहते हैं 2.5 रूल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब भी आपके स्टॉक का रेट डबल हो जाए तो आप आधी क्वांटिटी को काट दीजिए। इसको हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको आईटीसी का चार्ट दिख रहा है। इस आईटीसी के चार्ट में मान लीजिए आपने 2009 में पोजीशन बनाई 75 रुपीज में और 1000 क्वांटिटी का परचेस किया, और आप देख रहे हैं कि जब 2012 में उसका रेट डबल हो गया, मान लीजिए 150 हो गया, तो आपको क्या करना है? आपको आधी क्वांटिटी को सेल कर देना है। तो आउट ऑफ 1500 क्वांटिटी आपको 150 रुपीज में सेल कर देना है। तो आपके पास अभी कितनी क्वांटिटी रह गई? 500। इसके बाद आप देखिए 2017 में रेट फिर डबल हो गया, यानी 150 का 300 हो गया, तो आपको फिर 50% क्वांटिटी को निकाल देना है। तो आपने 500 में से 250 क्वांटिटी को 300 रुपीज में सेल कर दिया। अब आपके पास सिर्फ 250 क्वांटिटीज बची हुई है जिसे आप होल्ड कर रहे हैं। अब देखिए अभी रिसेंट रेट 188 रुपीज का है। तो अगर ये आप इस अप्रोच से चल रहे हैं तो आपने 750 क्वांटिटी को सेल किया और उसमें आपका जो प्रॉफिट आया वो 93,750 रुपीज का आया। और जो आप 250 क्वांटिटी को होल्ड कर रहे हैं उसमें आपका प्रॉफिट कितना है? 28,250। सो आपका जो टोटल प्रॉफिट अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो आपका कितना बना? 1,22,000। अब हम अगर इस स्ट्रेटजी को नहीं यूज कर रहे होते, अगर हम 75 रुपीज में खरीद के इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहे होते आज की डेट तक 1000 क्वांटिटी, तो हमारा पेपर प्रॉफिट क्या होता? 1,13,000, 1,13,000। अब आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये तो कोई खास डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप दो चीज़ों को कंसिडर करिए। पहली चीज़ ये कि हमारी स्ट्रेटजी से आपने ऑलरेडी प्रॉफिट को बुक कर लिया है। करीब 93,000 रुपीज आपने बुक कर लिया है, आपके पास आ चुके हैं। जबकि अगर आप बाय एंड होल्ड अप्रोच से चलते तो अभी आपने कुछ भी बुक नहीं किया है, और कल अगर ये स्टॉक अभी तो 118 रुपीज में है, ये गिर के कहीं तक भी जा सकता है, हो सकता है हमारे बाई प्राइस से नीचे भी चले जाए। अगर मान लीजिए ये 75 रुपीज से नीचे चला गया तो आपने जितना प्रॉफिट अर्न किया था वो सारा आपका चला जाएगा। और हाथ में आया हुआ पैसा जब चला जाता है तो ये आपको पता है कितना बुरा लगता है।
अगर आप इस अप्रोच को यूज कर रहे हैं तो आपको एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने दिल को थोड़ा पक्का करके रखना पड़ेगा कि मान लीजिए आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद वो स्टॉक चढ़ के न्यू हाइज में चला गया, तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर रिग्रेट होगा तो ये स्ट्रेटजी फिर आप यूज मत करिए। जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वो कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी कि सेफ्टी ऑफ आवर कैपिटल। इसलिए हमें रेगुलरली प्रॉफिट्स को बुक करते रहना चाहिए। आइए दूसरा रूल हम के बारे में डिस्कस करते हैं। इस रूल का जो नाम हमने दिया है वो 320 रूल। आइए इसको थोड़ा हम समझते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपका स्टॉक 3 साल के न्यू हाई पे है और उस न्यू हाई को बनाने के बाद 20% का यानी 20% का उसमें करेक्शन होता है विद इन 2 मंथ्स, तो हम इसे खतरे की घंटी मानेंगे। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं। अगर आपका स्टॉक 3 साल के न्यू हाई पे है और उसके बाद उसमें 20% का करेक्शन होता है 2 महीने के अंदर, तो हम इसे खतरे की घंटी मानेंगे। तो ये एक एग्जिट कैंडिडेट है। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो हम इस स्टॉक को एग्जिट कर देंगे। आपको इसका हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। आपको स्क्रीन पे सन फार्मा का चार्ट दिख रहा है। आप देखिए 2015 में इसका प्राइस इसने 3 ईयर का हाई बनाया 1200 रुपीज, और वहां से 2 महीने के अंदर आप देखिए तो ये इसका प्राइस 960 से नीचे चला गया, जो कि 20% बनता है। तो यहां पर ये एक क्लियर कट डेंजर का साइन है। तो वी विल थिंक ऑफ एग्जिटिंग दी पोजीशंस। रूल नंबर 3, जिसका नाम हमने दिया है टॉक ऑफ द टाउन। जब भी कोई स्टॉक के बारे में दुनिया बात करे तो आप मान के चलिए कि ये खतरे का साइन है। हम यहां पे आपको 2 स्टॉक के एग्जांपल दिखा रहे हैं। ये दोनों हाईली पॉपुलर स्टॉक्स हैं और किसी भी फोरम में आप जाएंगे तो लोग इन दोनों स्टॉक की बात करते हैं, IRCTC और बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को आप देखिए 5000 का स्टॉक 2000 तक चला गया और IRCTC 2000 का स्टॉक 850 तक आ गया। इन स्टॉक्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब इनका भाव गिरता है, इनका कोई बॉटम नहीं होता, ये किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। तो मैं इस तरीके के स्टॉक्स को बहुत रिस्की समझता हूं। तो इसलिए एक रूल को याद रखिए कि अगर मेरे स्टॉक का चर्चा हो जाएगा तो मेरा खर्चा हो जाएगा। चौथा रूल, कट दी क्रैप। अगर मान लीजिए आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, सारा पैसा लगा दिया है, आपने जो भी 4 5 6 स्टॉक्स हैं आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, और अब आप देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स आपके अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और आई एम श्योर ये आप में से काफी लोग इस प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरी एडवाइस है कि आपको अपने जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको बेच के उसमें से जो भी पैसा निकलता है उसे आपको अपने अच्छे स्टॉक्स में लगा देना चाहिए। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो से कचरे को निकालते जाएंगे। शॉर्ट टर्म आपको पेन लगेगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो आपके अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो आपके उन लॉसेस को कवर कर देंगे। तो इसलिए याद रखिए, कट द क्रैप। रूल नंबर 5, जब भी नई गवर्नमेंट बने इट इज अ टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी नई गवर्नमेंट्स बनती हैं, नई पॉलिसीज आती हैं, यूजुअली कुछ सेक्टर्स को फायदा होता है, कुछ सेक्टर्स को नुकसान होता है। हमें नहीं पता चल पाता है कि किस सेक्टर को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो अगर आप प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो इट इज अ गुड स्ट्रेटजी कि नई गवर्नमेंट बनने से पहले या इलेक्शन रिजल्ट्स आने से पहले कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आने के बाद दोबारा इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों ये तो 4 मेन रूल्स हो गए। इसके अलावा कुछ चीजों का आपको और ध्यान में रखना है। बहुत से लोग टैक्स के चक्कर में या तो शेयर बेच देते हैं या खरीद लेते हैं। ये आपको नहीं करना है। टैक्स के चक्कर में आपको ना खरीदना है ना बेचना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार इस साल मैं बेच दूंगा तो मुझे ना टैक्स थोड़ा कम देना पड़ेगा, या मैं अगले साल बेचूंगा तो मेरा टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको लॉसेस ज्यादा हो जाएं। अच्छा, बहुत से लोग जो है डिविडेंड के चक्कर में स्टॉक खरीद लेते हैं।
मुझे ये स्ट्रेटजी कभी समझ में नहीं आई। डिविडेंड क्या होता है? 54-58 तो डिविडेंड मिलता है और आपके 10-15% स्टॉक तो किसी भी टाइम गिर जाता है। तो 54-58 कमाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका कैपिटल ही लॉस हो जाए। इसे मैं कहता हूं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। एक और चीज का ध्यान रखें कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पीई रेशियो देखते हैं और उससे करते हैं कि अच्छा ये सस्ता है तो इसे खरीद लो और ये महंगा है, इसका पीई ज्यादा है तो इसे मत खरीदो। दोस्तों, पीई को आइसोलेशन में देखना सही नहीं होता है। इनफैक्ट पीई को देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप उसे एक अंदाजा ले सकते हैं कितना एक्सपेंसिव है, कितना चीप है, और आपको ऐसे बहुत से स्टॉक दिख जाएंगे जिनका पीई बहुत हाई है और वो एक साल में डबल हो गए, और ऐसे बहुत से स्टॉक दिख जाएंगे जिनका पीई 7-8 में चल रहा है लेकिन उनमें कोई मूवमेंट नहीं है या वो नीचे ही गिर रहे हैं। तो पीई रेशियो को आइसोलेशन में मत देखिए। एक और चीज का ध्यान रखें कि ये ना करें कि अगर बाजार ऊपर चढ़ा जा रहा है तो आप स्टॉक ही नहीं बेच रहे हैं कि बाजार ऊपर चढ़ रहा है तो मेरा स्टॉक भी ऊपर चढ़ेगा। कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टॉक और मार्केट कोरिलेटेड हो। इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक को देखिए, मार्केट को मत देखिए जब आपको स्टॉक को बेचना हो। इसी तरीके से ऐसा मत देखिए कि आपका अगर सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है तो अब ये मत समझ के देखिए कि ठीक है जी हमारा स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्टर का हर स्टॉक अच्छा ही परफॉर्म करे। तो जब आपको मौका दिखे प्रॉफिट बुक करने का, एग्जिट करने का, आप करिए और सेक्टर और मार्केट को मत देखिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे मैं रैप अप करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे यूट्यूब फोरम के थ्रू जुड़ सकते हैं या care@bulltrack.in पे भी आप हमें लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे।